आजकल हर एक आदमी एक ही सवाल पूछता है, सिर्फ मेरे से नहीं, आपसे भी पूछता होगा कि म्यूचुअल फंड लूं या एफडी में इन्वेस्ट करूं, डायरेक्ट करूं या एडवाइजर के थ्रू करूं, म्यूचुअल फंड करूं या फिर स्टॉक में करूं। एक ने तो यहाँ तक पूछ लिया, कुछ पैसा क्रिप्टो करेंसी में भी लगा दूं। मेरा आपसे एक ही सवाल है, यह कोई क्यों नहीं पूछता कि इन्वेस्टमेंट क्यों करूं। सब कहते हैं इन्वेस्टमेंट लॉजिकल डिसीजन है, लेकिन असल में देखा जाए तो ये इमोशन, एजम्पशन एंड ओरा पर डिपेंड है। सारे डिसीजन उसी से इन्फ्लुएंस होते नहीं। बिल्कुल। मेरे एक दोस्त ने कहा, मैंने जब उससे पूछा भाई इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहा है, तो उसने कहा मेरे भाई ने कहा कि इन्वेस्टमेंट कर लो, तो मैंने भी कर लिया। उसी दोस्त से मैं कुछ दिन बाद मिली तो उसने कहा मार्केट इतना गिर गया था, मैंने सारे इन्वेस्टमेंट बेच कर अपने पैसे को लिक्विडेट कर लिया। तो दोस्तों आप ही बताओ, ये इन्वेस्टमेंट लॉजिक है या इन्वेस्टमेंट इमोशन है? और आई कैन से इन्वेस्टमेंट पैनिक। बिहेवियर फाइनेंस रिसर्च कहता है 70% रिटेल इन्वेस्टर्स इमोशनल डिसीजन लेते हैं, 40% लोग पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं फिर फंड चूज करते हैं, सिर्फ 8% लोग लॉन्ग टर्म प्लान बनाकर इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम इमोशनल एक्सरे करेंगे, देखेंगे हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के पीछे क्या है। फियर है, एजम्पशन है, फोमो है, या किसी दोस्त ने कह दिया, या फिर हम डर गए इसलिए कर लिया। तो डरना नहीं है, हर एक जोन का मैं आज आपको एक एंटीडोट दूंगी और जानेंगे कि हमारे हर डिसीजन के पीछे का कारण क्या है और आगे का डिसीजन हम कैसे ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पैसा बनाते समय, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते समय हमें दिल की नहीं दिमाग की सोचनी है या दिमाग की सुननी है, और दोस्ती करते समय दिल की सुननी। तो पहले जान तो ले आपके दिल में है क्या। द मेंटल मैथ ट्रैप। एक सवाल है मेरा आपसे, अगर आपको गोवा ट्रिप जाना हो अकेले तो कितने पैसे लगेंगे? 50,000, 40,000, 30,000 या रेडी विथ मेंटल मैथ? अगर एक आईफोन खरीदना है तो कितना लगेगा? 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 85,000 मीन्स 85,000। वी आर रेडी विथ द फिगर, राइट? क्योंकि इन सब की एमआरपी हमें मालूम है। लेकिन आपको अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे, उसकी हायर एजुकेशन के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे, बता सकते हो? क्यों नहीं? 1 करोड़ लगेंगे या 75 लाख लगेंगे या 50,000 लगेंगे। इनमें में से किसी एक फिगर को आपने चूज किया होगा। लेकिन अगर मैं पूछूं ये फिगर कैसे डिराइव किया, तो आप बता पाओगे? नहीं, क्योंकि आपने लिखकर कहीं पर भी कोई कैलकुलेशन नहीं किया, बजट नहीं बनाया, उसका इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट होगा वो नहीं बनाया, ना ही आपने ये समझा है कि उसकी एजुकेशन की लेवल कहाँ तक होगी। इसे ही कहते हैं मेंटल मैथ और मेंटल ट्रैप। इस मेंटल मैथ का लाइफ एग्जांपल, मेरे फ्रेंड ने कल फोन करके मुझे कहा कि सुनीता मुझे इस महीने बोनस के 50,000 मिले, 10,000 में इन्वेस्ट करूंगी, बाकी पैसे अपना मोबाइल का बैक कवर खरीदूंगी और कहीं बाहर ट्रिप पर जाऊंगी। जब मैंने पूछा ठीक है बहुत अच्छी बात है, तुमने प्लानिंग की है, लेकिन क्या बजटिंग की है कि गोवा ट्रिप पे कितना लगेगा, तुम्हारे बैक कवर खरीदने के लिए तुम्हें कितना देना होगा? तो उसने कहा नहीं, इसकी क्या जरूरत है। तो दोस्तों यही है मेंटल ट्रैप, जिससे हम हर दिन हर रोज गुजरते हैं और अपने डिसीजन लेते हैं। हमें लगता है कि हम बजट कर डिसीजन ले रहे हैं, एक्चुअल में हम अपने पैसे के साथ इमोशनली अत्याचार कर रहे होते हैं। नोबेल प्राइज विनर रिचर्ड थैलर कहते हैं लोग हर पैसा अलग मेंटल फोल्डर में रखते हैं, सैलरी एक्सपेंस के लिए, बोनस गिल्ट फ्री स्पेंडिंग के लिए, गिफ्टेड मनी ट्रीट के लिए। प्रॉब्लम मनी तो मनी है, सबका एक ही रंग है, मार्केट या बैंक इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं करता है। तो बोनस मिला तो हमें क्या लगता है कि एक्स्ट्रा मनी मिल गई, जैसे हमने एक बॉर्नविटा खरीदा तो उसके साथ एक कप फ्री मिल गया, तो सैलरी के साथ बोनस हमें फ्री मिल गया और हम उसे गिल्ट फ्री स्पेंडिंग में खर्च करने लग जाते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा हम अपनी लाइफ के लिए खरीद लेते हैं और सोचते हैं जब जरूरत होगी तब हम इन्वेस्ट कर लेंगे, और जरूरत के समय हमारे पास फंड नहीं रहता है। क्लासिक एग्जांपल इसका, एवरेज यूथ के पास आज की डेट में SIP भले ही 2,000 की हो, लेकिन EMI 6,000 की मिलेगी। वीकेंड पर डिनर के लिए 5,000 भी खर्च कर देंगे, दोस्तों के साथ किसी एडवेंचर गेम पर जाने के लिए 10,000 भी खर्च कर देंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट 2,000 का ही, उसे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हम मेंटल ट्रैप में और अपने मेंटल फोल्डर के शिकार हैं। तो लॉजिक 0, इमोशन 100%। इंडिया में
2024 आरबीआई हाउस होल्ड सर्वे के मुताबिक 56% लोगों के मंथली इन्वेस्टमेंट 3,000 से कम है। वहीं पर एवरेज मंथली डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग मोर देन 8,000। तो दोस्तों सॉल्यूशन क्या है? आपको अपनी इनकम को एक ही तराजू में नापना है। माने आपको जो सैलरी मिल रही है मंथली, या फिर बोनस मिल रहा है एनुअली, या क्वार्टरली इंसेंटिव मिल रहा है, सब आपकी इनकम के डिफरेंट रूप है। पहले इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करनी है, उसके बाद हमें एक्सपेंस की बजटिंग करनी है। जो मेंटल मैथ है, जो हमारा दिमाग हमें कह रहा है, उसे लिखिए पेपर पर, फिर प्लान करिए हमारी इनकम से कितना सेव करना है और कितना हमें एक्सपेंस करना है। इसे कहते हैं इनकम मैनेजमेंट। जब आप पेपर पे लिखोगे, अपने मेंटल मैथ को सामने उतारोगे कागज पर, तो आपको रियलिटी का पूरा पिक्चर मिलेगा और आप सही डिसीजन ले पाओगे। पैसा कमाना मैथ्स के साथ होता है। मैथ्स माने सैलरी कितने अंकों में मिलेगी, उतने ही अंक हमारे बैंक में आए हैं या नहीं आए, उसमें से अगर एम्प्लॉयर ने या किसी ने कुछ पैसे डिडक्ट किए हैं तो वो कितने किए, सही है या नहीं। हम मेंटल मैथ्स करते देखते हैं नहीं, हम उसे पेपर पे लिख कर चेक करते हैं या फिर एक्सेल शीट पर टाइप करके चेक करते हैं। करेक्ट? तो उसी तरह से आप एक बार अपने मेंटल मैथ को कागज पर उतार के देखिए, जिंदगी आसान हो। पैसे कमाना मैथ से होता है, वहीं पैसे बचाना और बढ़ाना भी मैथ से होता है। मेंटल मैथ नहीं, रियल मैथ से। समझे? सेक्शन 3, फियर वर्सेस ग्रिड, द साइलेंट इन्वेस्टमेंट ड्राइवर। दो बंदरों की कहानी। दो बंदर आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, बीच में उसका फायदा लेके जाती है बिल्ली मौसी। तो उसी तरह से डर और लालच, ये दोनों हमें ललचाते रहते हैं, डराते रहते हैं, और हम मासूम इन्वेस्टर उसमें फंस जाते हैं और अपने पैसे खो देते हैं। गोलू मेरा दोस्त हमेशा डरा रहता है, बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करता है, जो कि वो भी एफडी में ही करता है, फिर भी सोचता रहता है। मैं उसे कहती रहती हूँ मार्केट में इन्वेस्ट करो, चाहे म्यूचुअल फंड से करो, चाहे लॉन्ग टर्म इक्विटी में करो, लेकिन थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो ताकि ग्रो करेगा। गोलू जो हमेशा एफडी में इन्वेस्ट करता था, जब लोगों को मार्केट में पैसे बनाते देखे तो उसने 2024 में स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। वहीं पर जब पहलगाम अटैक आया तो सबसे पहले गोलू ने अपने पैसे बेचे, क्योंकि मार्केट गिर गया था। तो दोस्तों पहले उसे किस इमोशन ने जकड़ रखा था? फोमो, कि वो कुछ खो रहा है जो लोगों को मिल रहा है, और दूसरा लालच। और जब उसने बेच दिया तो फिर से एक तीसरे इमोशन ने उसे जकड़ लिया। क्या कहूँ तो मेजर एक इमोशन, डर ने कि कहीं उसका पैसा डूब न जाए। और वो ये भूल गया जो एक बड़ा मंत्र है पैसे बनाने का या पैसे कमाने का, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। और उसने क्या किया? महंगा खरीदा और सस्ता बेचा। रवि कंजर्वेटिव प्लेयर है जो एफडी में इन्वेस्ट करता है, वहीं प्रेरणा डेयरिंग बोल्ड, कुछ देखती सोचती नहीं कूद जाती है, डिसीजन ले ले। सोशल मीडिया में उसने देखा एक स्मॉल कैप ने 3 साल में 10 गुना रिटर्न दे दी और उसमें तुरंत जाकर उसमें इन्वेस्ट कर दिया। 6 महीने में ही वो इन्वेस्टमेंट फॉल कर गया, उसकी वैल्यू गिर गई। तो रवि ने उसे कहा, देखो मैंने कहा था ना ये नहीं करना, फंस जाओगी। वही प्रेरणा कहने लगी, अब सब लोग बेच रहे हैं, बेच देने की टाइम है, मैं भी बेच देती। और उसने अपना इन्वेस्टमेंट लिक्विडेट कर लिया, बेच दिया। जहां रवि केवल कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अपने पैसे को कम रेट पे ग्रो कर रहा है, वहीं प्रेरणा अपने पैसे को बहुत ज्यादा एग्रेसिव में इन्वेस्ट कर अपने पैसे खो रही है। तो रवि डर से मूव कर रहा है और प्रेरणा लालच और डर दोनों से मूव कर रही है। और ये लालच और डर से होता क्या है? जब हमें सस्ते में खरीदना चाहिए और महंगे में बेचना चाहिए, उसकी जगह हम उल्टा करते हैं, महंगे में खरीदते हैं लालच में आकर और डर कर सस्ते में बेच देते हैं। तो यही लालच और डर हमें ऐसे उल्टा घुमाते रहते हैं। सेबी 2023 रिपोर्ट कहता है ओवर 68% ऑफ रिटेल इन्वेस्टर रिडीम म्यूचुअल फंड यूनिट्स ड्यूरिंग मार्केट डिप्स and 52% enters equity markets only after a bull run has already started. Nobel winning psychologist Daniel Kahneman के हिसाब से losses hurt twice as much as gains feel good. माने जितनी खुशी हमें फायदे की नहीं होती, उससे दुगना दुख हमें लॉस का हो। इसीलिए हम रिस्क के डर से बेकार डिसीजन ले लेते हैं और गलत भी हो जाते हैं।
मार्केट में फियर से निकलना और लालच से घुसना, इसे ही कहते हैं इमोशनल ट्रेडिंग लूप। फिर हम रिग्रेट करते हैं कि काश मैंने होल्ड किया होता, स्टे किया होता, काश मैंने SIP डिसकंटिन्यू नहीं की होती, उसे कंटिन्यू रखा होता। रिमेंबर 3 रूल्स। पहला, फियर से काउंटर। जब भी डर लगे पास्ट डाटा को देखो। हर डाउनफॉल के बाद में मार्केट ने मैक्सिमम 12 महीने या कभी एक बार 18 महीने लिए हैं और वो रिबाउंड करता है। ग्रिड से कैसे बचे? जो इन्वेस्टमेंट करो उसे गोल से लिंक रखो, वो आपके लालच को दबा कर रखेगा। सबसे जरूरी बात, सिस्टमेटिकली प्लान करके पैसे इन्वेस्ट करो, जैसे कि SIP, मंथली SIP करो। वो आपके फ्रीड एंड गियर दोनों को कंट्रोल में रखेगा और आपका इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंटली कंटिन्यू रहेगा। तो दोस्तों, ना दोस्तों की सुनो, ना इन्फ्लुएंसर की सुनो, अपने एडवाइजर की एंड अपने कैलकुलेशन की सुनो। इस डर और लालच के जंगल में SIP आपके लिए एक GPS जैसे काम करता है, जो ना आपको भटकने देगा, ना बिखरने देगा, सीधे आपको आपके गोल की तरफ लेके जाएगा। सेक्शन 4, ट्रेंड चेजिंग। आज इस सोशल मीडिया के जंगल में बहुत ज्यादा शोर है, हम सब खो जाते हैं। कैसे? कोई बोल रहा है 36% रिटर्न मिलेगा, इस स्टॉक में लगा लो, तो कोई कह रहा है आपका वैल्यू स्टॉक का 5 गुना हो जाएगा, अगर आप नहीं करोगे तो जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खो दोगे। तो हम सब लालच में आकर या डर के मारे उस बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और डिसीजन ले लेते हैं। और पता है मैं क्या सोचती हूँ उस समय कि अगर ये बच्चा या ये बंदा इतना बढ़िया प्रिडिक्ट कर सकता है तो ये खुद ही क्यों नहीं इन्वेस्ट कर लेगा? भाई, ये एडवाइजर है या एस्ट्रोलॉजर है? 2024 में यूट्यूब पर 1.5 लाख इन्फ्लुएंसर एक्टिव थे और इनमें से 65% लोगों का भी बैकग्राउंड फाइनेंस या इन्वेस्टिंग का नहीं था। कई बार ये लोग प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए स्पॉन्सर कॉन्टेक्ट के जरिए हमें भटकाते रहते हैं, बिना रिस्क या उसकी सूटेबिलिटी चेक किए। मेरा भतीजा गोलू, उसने एक स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया। मैंने उससे पूछा कहाँ से इन्वेस्ट किया, क्या स्टडी की, उसका रिटर्न कितना है, रिटर्न में नेट प्रॉफिट का रिटर्न कितना है, उसके एसेट की वर्थ कितनी है। तो उसने कहा मुझे तो नहीं मालूम ये सब। तो मैंने फिर उसने बताया सोशल मीडिया में एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर ने कहा है इस स्टॉक की वैल्यू 1 साल में 10 गुनी हो गई। और वहां से सुन के मैंने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है ना बुआ, मैंने बहुत अच्छा काम किया ना। तो मैंने उसे कहा हाँ बहुत बढ़िया काम किया, 1 साल बाद बात करते हैं। 1 महीने में ही उस स्टॉक की वैल्यू गिरकर -10 रुपीज हो गई। उस बेचारे की पैसे की वैल्यू तो गिर गई, लेकिन उसका गम 110% हो गया और वो आज भी उस पैसे को याद करके रोता रहता है कि मैंने अपने पैसे खो दिए बुआ, पॉकेट मनी से जमा किए थे, मैंने अपने पैसे खो दिए। स्मॉल कैप बहुत वॉलेटाइल होता है, शॉर्ट टर्म या इंस्टेंट गेन के लिए इसे नहीं यूज करते। और आज के 2 मिनट्स नूडल के जमाने में सबको इंस्टेंट प्रॉफिट चाहिए होता है, तो प्लीज अवॉइड स्मॉल कैप फॉर द इंस्टेंट गेन। मार्केट में कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं काम करता है। जो फंड या जो स्टॉक आज टॉप परफॉर्मर है वो अगले साल भी ऐसे रहे ये जरूरी नहीं है। जनरली देखा जाए तो जो आज टॉप परफॉर्मर है वो नेक्स्ट ईयर एवरेज ही रहते हैं। मॉर्निंग स्टार की 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से लास्ट ईयर के टॉप 10 परफॉर्मिंग इक्विटी फंड नेक्स्ट ईयर की टॉप 10 की लिस्ट में 2 ही रहते हैं, 8 बाहर निकल जाते हैं। तो इससे बचने के लिए 3 फिल्टर लगाइए। पहला, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले रहे हैं तो सबसे पहले चेक करिए सूटेबिलिटी चेक कि वो आपके गोल से, आपके एज से, आपके रिस्क प्रोफाइल, आपके फाइनेंशियल स्टेटस से, मींस फाइनेंशियल पोजीशन से मैच कर रहा है या नहीं। सेकंड, उसका परफॉर्मेंस चेक करिए, मींस कंसिस्टेंसी, कि वो फंड या इक्विटी ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है, खाली वंस इन ब्लू मून में वो बेहतर कर रहा है या उसका ट्रेंड बेहतर कर रहा है। उसके साथ आप ये भी देख सकते हो उसका मैनेजमेंट कैसा है, राइट। और तीसरा कि इसका सोर्स क्या है, आपके किसी दोस्त ने बताया है या आपने किसी सोशल मीडिया में देखा है या फिर किसी एक्सपर्ट ने इसके बारे में एनालिसिस करके डिटेल आपको बताया। फिर आप डिसीजन लीजिए कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। साथ में मत भूलिएगा कितने दिन के लिए इन्वेस्ट करना है, ये लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, एडवाइस लेना गलत नहीं है, एडवाइस जरूर ले लीजिए, लेकिन उस पर अमल सोच समझ के करना चाहिए, अपना दिमाग लगा कर, और एडवाइस देने वाले की क्रेडिबिलिटी भी चेक कर लेनी चाहिए। सेक्शन 5, रियल इन्वेस्टमेंट लॉजिक।
तो दोस्तों, आपने देखा, हम या तो डर के मारे या लालच में आकर या फोमो में आकर या लोग क्या कहेंगे दुनिया की सुनकर, दोस्तों से जानकर या फिनफ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये नहीं करूँ तो क्या करूँ, कैसे इन्वेस्ट करूँ। तो आज मैं आपको अपना एक बेसिक फॉर्मूला बताती हूँ जो आप इजीली फॉलो कर सकते हो। सिर्फ 5 स्टेप फॉर्मूला जिसको अपनाकर आप अपने इन्वेस्टमेंट को लॉजिक से मूव कर सकते हो, ना कि इमोशन से। तो दोस्तों, जानते हैं आखिर असली इन्वेस्टमेंट लॉजिक क्या होता है या असली इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहला सवाल अपने आप से ये पूछिए कि आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना है। कोई स्पेसिफिक गोल है या जस्ट पैसे बच गए हैं तो इन्वेस्ट करना है। गलत नहीं है कुछ भी इन्वेस्ट करने में, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है आपका गोल क्या है। वेल्थ क्रिएशन हमारा गोल है या रिटायरमेंट प्लानिंग हमारा गोल है या बच्चों की पढ़ाई है या मुझे एक कार खरीदनी है, घर बनाना है। अगर गोल शॉर्ट टर्म है तो हमें उसी के हिसाब से इन्वेस्ट करना है, जैसे डेट फंड में लगाना है। अगर लॉन्ग टर्म है तो हम इक्विटी की तरफ जा सकते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू जाओ या डायरेक्ट इक्विटी करो। फर्स्ट रूल, गोल बिहाइंड द इन्वेस्टमेंट। सेकेंड, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन ही सब कुछ डिसाइड करता है। इन्वेस्टमेंट होराइजन माने कितने दिन के लिए, किस टाइम फ्रेम के लिए हम वो पैसा इन्वेस्ट करके रखने वाले हैं। वो क्या डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है हमें किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है। अगर हमारा होराइजन लेस देन 1 ईयर है तो हमें किसी डेट इंस्ट्रूमेंट में ही इन्वेस्ट करना है। वहां पर भी टाइम होराइजन है। अगर हमें 2 महीने के लिए डेट में डालना है या हमें 4 महीने के लिए करना है या हमें 2 साल के लिए करना है, तो डिफरेंट एसेट क्लास में हम उसे इन्वेस्ट करेंगे। वही हमारा पैसा अगर 3 से 4 साल या 5 साल के लिए है और हम उसे पूरा डेट में इन्वेस्ट कर देते हैं लाइक एफडी में, तो हमारे पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। तो वहां पर हम थोड़ा वॉलेटिलिटी रिस्क ले सकते हैं लाइक हाइब्रिड फंड में या फिर प्योर इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मत भूलिएगा, टाइम होराइजन इज द गाइडिंग फैक्टर। वो आपके इन्वेस्टमेंट का कंपास है। सेबी एंड एमफी की गाइडलाइन के हिसाब से भी उन्होंने एडवाइस किया है कि इन्वेस्टमेंट अपने टाइम होराइजन से मैच रखें ताकि आपको लॉस न हो। तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, रिस्क टॉलरेंस टेस्ट। रिस्क टॉलरेंस माने कितना रिस्क हम ले सकते हैं ताकि हमारा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब ना हो। लाइक कोई कार चलाते हुए 110 की स्पीड में चलाता है और उसे उसी में थ्रिल और मजा आता है, और किसी को 50 की स्पीड में भी चक्कर आने लगते हैं। तो वो हमारा रिस्क हो गया कि हम क्या स्पीड पर अपनी कार को ड्राइव कर सकते हैं। सिमिलरली हम किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें जिसकी वॉलेटिलिटी रिस्क मुझे डिस्टर्ब नहीं करे। पैसा बनाने का मतलब ये नहीं है हम अपने रातों की नींद खो दें। तो वही इन्वेस्ट करें जहां आपका पैसा ग्रो भी करे और साथ में आप चैन से सो भी सके। तो हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को अपने रिस्क एपेटाइट के साथ मैच करके रखें। एनएससी ने सर्वे किया था 2023 में। उसके हिसाब से 61% लोगों के इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क एपेटाइट के साथ मैच नहीं करते, मिसमैच रहते हैं, जो उनकी नींद भी उड़ाते हैं, साथ में वो पैसे भी खोते हैं। नंबर 4 पर है। इसका मतलब नहीं है इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है। चेक द मैथ नॉट द मिथ। मैथ चेक करने के लिए रिटर्न देखिए अपने इन्वेस्टमेंट का। रिटर्न भी कई तरह के, एब्सोल्यूट रिटर्न, CAGR, IIR, XIRR। तो हमेशा एनुअल रेट को देखिए जो कि CAGR या IRR से पता चलती है, ना कि एब्सोल्यूट रिटर्न से। कई बार हम एब्सोल्यूट रिटर्न से भटकावे में आ जाते हैं और उसे एनुअल रेट समझ लेते हैं और गलत डिसीजन ले सकते हैं। केवल रिटर्न ही नहीं, उनका टैक्स इम्पैक्ट भी देखिए ताकि हमारा इन्वेस्टमेंट टैक्स एफिशिएंट भी हो। उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न पे इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट है वो भी देखिए ताकि हमारे पैसे की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती रहे, ना कि घटती रहे। केवल फंड का नाम या बताने वाले का नाम न देखो, उस फंड की परफॉर्मेंस भी एनालाइज करो और फिर डिसीजन लो। 5वां, सबसे आखिरी, सबसे जरूरी, रीबैलेंसिंग रिव्यू। आप अपने पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग करिए। रिव्यू करने के बाद रीबैलेंसिंग करना है बोलकर रीबैलेंसिंग मत करिए। मार्केट हमेशा ऊपर नीचे जाता रहता है और हमारे गोल्स की लाइफ भी कम बेसी हो सकती है। हमारी लाइफ में भी कई नई घटनाएं हो सकती है। तो उसके हिसाब से हमें अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए और रीबैलेंसिंग करना चाहिए, ना कि मार्केट के उतार चढ़ाव से या ग्रिड और फियर से ड्राइव करके डिसीजन लेने चाहिए। हर 6 महीने या 12 महीने पर हम रिव्यू और रीबैलेंसिंग की एक्सरसाइज पर वर्क कर सकते हैं। डेली नहीं करना है। वॉरेन बफेट ने भी कहा है कि
ग्रेट इन्वेस्टिंग इज बोरिंग, कंसिस्टेंट एंड लॉजिकल। तो इसको फॉलो करिए। तो दोस्तों, पैसे कमाना एक जर्नी है, रश नहीं है। इट्स नॉट ए इंस्टेंट न्यूरल थ्योरी। पैसेंस बनाइए रखिए, सावधानी से अपने पैसे को इन्वेस्ट रखिए और आपका वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। जब लोग जल्दी में हड़बड़ी में रहते हैं तो गलत डिसीजन लेते हैं, लोगों की टिप्स पे काम करते हैं और फिर जब नुकसान हो जाता है तो दुखी होकर खुद को नहीं, लोगों को, दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो हमें प्लानिंग पर, पेशेंस पर और रियल कैलकुलेशन पर वर्क करना है और उसके साथ इन्वेस्टमेंट करना है, ना कि इमोशंस के साथ। इससे ना केवल आपका वेल्थ क्रिएट होगा, आपके गोल पूरे होंगे, आप अपनी लाइफ को भी पीस ऑफ माइंड के साथ एंजॉय कर सकते। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और कुछ नया इंसाइट मिला है या फिर आपको लग रहा है आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी कुछ सिंपल हुई है इसके, तो कमेंट करिए, लाइक करिए और मुझे बताइए आपको कौन सा इमोशन सबसे ज्यादा ड्राइव करता है। आपके अपने इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए मुझे डीएम करिए। कमेंट में मेरा नंबर एंड ईमेल आईडी दिया हुआ है। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ आपके साथ।